बच्चों जय हिंद। आज हम बात करेंगे कोशिका में पाए जाने वाले एक और अंगक के बारे में, सेल ऑर्गेनल के बारे में। जी हाँ, आज के जिस अंगक के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है गोल्गी बॉडी, गाल्जी काय। जी हाँ बच्चों, गोल्गी बॉडी पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। गोल्गी बॉडी की खोज एक तंत्रिका वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखें बच्चों, ये एक पादप कोशिका का चित्र है। इसमें देखिए गोल्गी बॉडी कहाँ पाई जा रही है। ये है गोल्गी बॉडी, ये है गोल्गी बॉडी। ये पादप कोशिका में आपको दिख रही है, केंद्रक के पास पाई जा रही है। देखें अन्य कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति। बच्चों ये जंतु कोशिका का चित्र है और इसमें भी गोल्गी बॉडी पाई जा रही है। ये देखिए, ये भी गोल्गी बॉडी। अब ये जंतु कोशिका का चित्र है, ये कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति। दूसरी बात, पादप कोशिका में कहीं भी आपको सेंट्रोसोम जैसी कोई रचना नहीं दिखेगी, लेकिन जंतु कोशिका में आपको सेंट्रोसोम दिख जाएगा। एक और अंतर, जंतु कोशिका में कहीं आपको रिक्तिका नहीं दिखती, या होती भी है तो बहुत छोटी होती हैं, संख्या में कम होती हैं, परंतु पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इस तरह से देख लिया कि पादप कोशिका में ये गोल्गी बॉडी और जंतु कोशिका में भी गोल्गी बॉडी पाई जाती है, परंतु जैसा मैंने पहले बताया कि सभी यूकैरियोटिक कोशिका में तो ये पाई जाती है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी बॉडी नहीं पाई जाती। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु कोशिका, इनमें कहीं भी गोल्गी बॉडी नहीं पाई जाती। तो हम लोगों ने जाना कि गोल्गी बॉडी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आवश्यक रूप से पाए जाने वाली एक संरचना है, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में एक उल्लू के नवजात शिशु के शरीर में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत किया था। कहाँ किया था? कैमिलियो गोल्गी डिस्कवर्ड द गोल्गी बॉडी इन अ न्यूरॉन ऑफ न्यूबॉर्न आउल in 1898, for which he was awarded Nobel Prize in 1906। और उनके इस खोज के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्गी बॉडी का चित्र देखें, ये है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के चित्र में 3 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। लंबी लंबी जो नलिकाएं दिख रही हैं आपको, इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। पतली पतली नलिकाएं, इन्हें कहते हैं ट्यूब्यूल्स। और कुछ छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं वेसिकल्स। एक और रचना होती है जो बड़ी रिक्तिका के समान होती है, गोल अंडाकार, उन्हें कहते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल, वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी, इन रचनाओं से मिलकर बना घना जाल कहलाता है गोल्गी बॉडी। आइए एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा करें। जानने से पहले, अध्ययन से पहले ये जान लें कि गोल्गी बॉडी की संख्या और गोल्गी बॉडी का आकार श्रावण कार्य से संबंधित अंगों की कोशिकाओं में अधिक होता है, अर्थात स्रावी कोशिकाओं में इनकी संख्या और आकार अधिक होती है। देखें गोल्गी बॉडी में जो प्रथम संरचना है सिस्टर्नी, इसके बारे में जानें। प्रत्येक गोल्गी बॉडी में लंबी लंबी पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की संख्या कम से कम 4 या 7 हो सकती है, लेकिन अधिकतम 16 से 20 तक भी देखी गई है। सिस्टर्नी के चारों ओर पतली दोहरी कला का आवरण पाया जाता है और इनके बीच में कुछ विशेष गैप होता है, अवकाश होता है, जिसका मान लगभग 20 से 30 नैनोमीटर होता है। सिस्टर्नी की नलिकाओं के
कलाओं के सिस्टर्नी की नलिकाओं की जो दीवारें हैं उससे पिंचिंग क्रिया द्वारा या बडिंग क्रिया द्वारा अनेकों छोटी बड़ी रचनाएं बनती हैं, जिन्हें कहते हैं वेसिकुल या वैक्यूल। देखिए, एक उभार बन जाती है जिसे कहते हैं बड, और वो उभार धीरे धीरे बड़ी होकर के इस नलिका से कटकर अलग हो जाती है, और तब हम इसे कहते हैं वेसिकल। इस प्रकार से सिस्टर्नी से ही वेसिकल और वैक्यूल्स की उत्पत्ति होती है। बच्चों, सिस्टर्नी की संख्या के बारे में तो हम लोगों ने जाना, लेकिन ये देखें कि सिस्टर्नी का कार्य क्या है। सिस्टर्नी में विभिन्न प्रकार के स्रावी पदार्थों का संश्लेषण होता है, जैसे हार्मोन, कुछ एंजाइम, पॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सल्फोसाइलोम्यूसिन, फास्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड्स आदि। इसके अंदर संश्लेषण भी होता है, संग्रह भी होता है और श्रावण भी होता है। तो गोल्गी बॉडी की महत्वपूर्ण संरचना होती है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, हल्की सी कर्व होती है, ऐसे बाउल शेप्ड होती है। और बच्चों जानते हैं, जब इस प्रकार की आकृति कोई बनती है इसके दो तल होते हैं। यह तल कहलाता है उत्तल, कॉन्वेक्स, और ये गहरा वाला भाग जो कहलाता है ये है अवतल या कनकेव। उसी प्रकार से गोल्गी में भी देखें, गोल्गी की संरचना में ये वाला भाग जो है ये क्या है, ये उत्तल भाग है, इसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। ये लिखा हुआ है फॉर्मिंग फेस या सिस फेस या प्रॉक्सिमल फेस। और इसका जो ऊपर वाला अवतल भाग है ये ट्रांस फेस कहलाता है, मैच्योर फेस कहलाता है या डिस्टल फेस कहलाता है। तो इस प्रकार से गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी के कर्वेचर के कारण, वक्राकार आकृति के कारण ध्रुवणता पाई जाती है। अर्थात किसी भी वस्तु के दो सिरे जब गुण तथा संरचना में भिन्न होते हैं तो वो ध्रुवी कहलाता है। इसमें भी देखिए, इसका एक तल कॉन्वेक्स, एक तल कनकेव, एक उत्तल एक अवतल। जो उत्तल तल है वो कहलाता है सिस या फॉर्मिंग या प्रॉक्सिमल, अवतल तल कहलाता है डिस्टल, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। इस प्रकार के ध्रुवणता को सिस ट्रांस ध्रुवणता या पोलैरिटी भी कहते हैं। अब ये देखें, गोल्गी बॉडी का ये जो उत्तल तल है वो प्रायः कोशिका के केंद्र की ओर पाया जाता है। ये देखिए, ये उत्तल तल है, ये कहाँ की पाया जा रहा है, केंद्र की ओर। और अवतल तल जो होता है वो प्लाज्मा कला की ओर पाया जाता है। कहीं कहीं पर गोल्गी बॉडी का जो उत्तल तल है केंद्र की ओर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर भी पाया जाता है। ये तो जंतु कोशिका में देखा हम लोगों ने कि गोल्गी बॉडी का उत्तल तल अर्थात सिस वाला भाग केंद्रक कला की ओर होता है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में देखें, देखिए पादप कोशिका में ये गोल्गी बॉडी। अब इस भाग को देखें, इसका उत्तल तल केंद्र की ओर है या फिर हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं, ये रचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। तो गोल्गी बॉडी का उत्तल तल प्रायः केंद्र की ओर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, जबकि अवतल तल यानी ये वाला भाग, उत्तल तल इधर का हो गया, अवतल तल इधर का हो गया, ये कोशिका कला की ओर होता है। इस प्रकार से गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी का जो अरेंजमेंट है वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखें, गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी के अतिरिक्त अन्य जो रचनाएं पाई जाती हैं, फॉर्मिंग फेस की ओर पाई जाने वाली पतली पतली नलिकाएं कहलाती ट्यूबली, और छोटी छोटी जो रचनाएं होती हैं वो कहलाती हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स का निर्माण भी प्रायः गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी से होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी होता है। देखें, ये देखिए,
ये है केंद्रक। केंद्रक में गोल्गी बॉडी का जो उत्तल तल है सिस फेस, वो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर माना जाएगा या केंद्रक की ओर माना जाएगा, जबकि अवतल तल जो है वो प्लाज्मा कला की ओर माना जाता है। ये हमने स्थिति आपको बताई। अब देखें उत्पत्ति। ये जो छोटे छोटे वेस्किल है वो किससे बन रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जबकि बड़े जो वैक्यूल्स होते हैं, जो ट्रांसफॉर्म की ओर होते हैं, डिस्टल सरफेस की ओर होते हैं, उनका निर्माण सिस्टर्नी से होता है और ये बाद में प्लाज्मा कला से जुड़ जाते हैं और इसमें भरा हुआ तरल पदार्थ, स्रावी पदार्थ प्लाज्मा कला के बाहर चला जाता है, यानी कोशिका के बाहर चला जाता है। इस तरह से कोशिका में पाए जाने वाले गोल्गी बॉडी में 3 संरचनाएं उन्होंने देखा: सिस्टर्नी, वेस्किल या ट्यूब्यूल और वैक्यूल्स। वैक्यूल और वेस्किल में विशेष अंतर नहीं होता, आकार का अंतर होता है। जो बड़े होते हैं वो उसके अवतल तल यानी मैच्योर फेस की ओर होते हैं, जो छोटे वेस्किल होते हैं वो उसके की ओर होते हैं, फॉर्मिंग फेस की ओर होते हैं। देखिए गोल्गी बॉडी की खोज से लेकर गोल्गी बॉडी की संरचना के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखें गोल्गी बॉडी के कार्य क्या होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पौधों और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में ये आवश्यक रूप से पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसकी अनुपस्थिति होती है। मैच्योर आरबीसी में भी ये नहीं पाया जाता। जो परिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें भी ये नहीं पाया जाता। गोल्गी बॉडी के कार्य की बात करें, गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य है श्रावण। तो पहला कार्य श्रावण। यह जो संरचना है ये सल्फोसाइलोम्यूसिन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, फास्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, हार्मोन तथा अन्य स्रावी पदार्थों का श्रावण करती है। संश्लेषण में भी भाग लेती है। दूसरा कार्य है संश्लेषण। विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण भी करती है। तीसरा कार्य है सेल प्लेट फॉर्मेशन, कोशिका पट का निर्माण। कोशिका विभाजन के समय जब 2 पुत्री केंद्रक बन चुके होते हैं तो उनके बीच वाले भाग अर्थात फ्रेगमोप्लास्ट वाले भाग में अनेकों गोल्गी बॉडी के खंड एकत्र होकर एक पट्टिका बना लेते हैं, जिन्हें कहते हैं कोशिका पट, सेल प्लेट। इसके बारे में आप कोशिका विभाजन वाले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद कोशिका भित्ति, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी का सहयोग होता है। इसके अतिरिक्त एक और कार्य है बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। शुक्राणु के शरीर में जो ऊपरी भाग अर्थात अग्रभाग होता है वो कहलाता है शीर्ष, हेड वाला भाग। शेष नेक और पूंछ होती है। इसके हेड वाले भाग में एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है। इस टोपी नुमा रचना का नाम है एक्रोसोम। और एक्रोसोम जब ये किसी अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है संसेचन के लिए, निषेचन के लिए, तो इसी एक्रोसोम से विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावण होता है। इसे कहते हैं स्पर्म लाइसिन, जो इसकी दीवार को गला करके शुक्राणु को अंदर जाने में सहायक होता है। तो इस स्पर्म लाइसिन का स्रावण इस एक्रोसोम से होता है, जो कि शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग पर टोपी नुमा रचना होती है। और एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। तो गोल्गी बॉडी के जो कार्य हम लोगों ने पढ़े वो क्या जाने? वो जाना हम लोगों ने सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन या श्रावण, संश्लेषण और एक्रोसोम का निर्माण। बच्चों गोल्गी बॉडी के बारे में आज आप लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे राइबोसोम के बारे में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद। आ जाइए सर, रेड वाला दबा दें।